I'm an officer in the Indian Army. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जोरदार तरीके से, और मैं हाजिर हूं आप सबके आदेश पे एक बार फिर से एक वीर सपूत की कहानी लेके। एक ऐसी कहानी जो आपको वाकई में अंतरात्मा तक झकझोर के रख देगी। एक ऐसी कहानी जो वीरता का एक अलग प्रदर्शन आपके सामने ला के रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपके देश के रियल हीरोज़ के विषय में आपको एहसास करने पे मजबूर कर देगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और लगातार जिस तरह से प्रेम एंड सपोर्ट आप दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मैं चाहूँगा इस रियल हीरो की भी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे लगता है कि भारत माता के वीर सपूतों को वाकई में हमें दिल से सल्यूट हो सके और उनका हम दिल से सम्मान कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीर सपूत की कहानी जो वाकई में आपको कमाल की प्रेरणा देगी, उत्साह देगी और एक जज्बा देगी कि देश और देश के लिए क्या कर गुजरने की क्षमता हमारे हर भारतीय युवा के अंदर है, हमारे हर इंडियन फोर्सेस के सोल्जर्स के अंदर है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना, जब हम इन दो शब्द को बोलते हैं या सोचते हैं तो उनके बलिदान, कर्तव्यनिष्ठा के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के साथ हमारा सिर झुक जाता है। हिमालय के बर्फीले इलाके से लेके रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी, भारतीय सेना के ये सिपाही बिना किसी शिकायत के दिन रात अपने परिवार के रूप में इस देश और इस देशवासी की रक्षा करते हैं। दिन रात मौत को सर पर कफन की तरह बांधकर ये देश के रक्षक अत्यंत साहस और बहादुरी के साथ अपने देश की सेवा करते हैं, चाहे इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए या फिर कोई ऐसी दुर्घटना ना हो जाए जिससे वो कभी उबर ना पाए। आज ये कहानी एक ऐसे ही महायोद्धा की है जिसके साथ देश सेवा के जुनून में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना मात्र से बड़े बड़े वीरों की आत्मा कांप उठे। ये कहानी गवाह है अतुलनीय साहस की, क्योंकि आज अपने शरीर से बहते बेहिसाब खून और अपने शरीर से लटकते मांस के लोथड़े की परवाह किए बिना योद्धा बिना रुके दुश्मन पर गोलियां बरसा रहा था। महाबली भीम की तरह आज दुश्मन का संहार करने वाले भारतीय सेना के 42 आरआर के इस ऑफिसर का नाम था मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायक। चार मार्च 2017 आज के ही दिन कश्मीर के ताल में इंडियन आर्मी ने वहां के लोकल्स के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर अचानक मेजर ऋषि का फोन बजता है। फोन के स्क्रीन पर उनके सीओ नीरज पांडे का कॉल दिख रहा था। फोन पिक करने पर सीओ साहब मेजर ऋषि को बताते हैं कि उन्हें एक हाई इंटेल मिली है। पास के ही हापू गांव में एक हाई लेवल टारगेट छिपा है। वह कोई और नहीं बल्कि आकिब मौलवी था। हाफिज आकिब मौलवी घाटी में कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि बुरहान वानी की मौत के बाद आकिब मौलवी घाटी के युवाओं का नया हीरो बनकर उभर रहा था। बुरहान वानी की तरह ही सोशल मीडिया का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता था और इसे भी बुरहान वानी की तरह पोस्टर बॉय बनने का बड़ा शौक था। घाटी में भारतीय सेना और भारत सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में आकिब सबसे आगे रहता था। इतनी बड़ी इंटेल को किसी तरह हल्के में नहीं लिया जा सकता था, इसलिए मेजर ऋषि अपनी क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम के साथ हापू गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सीओ नीरज पांडे ने मेजर ऋषि को यह भी बताया कि आकिब के साथ साथ वहां लश्कर तैयबा का एक आतंकी फरसान भी वहां मौजूद था। शाम 4 बजे के आसपास मेजर ऋषि जब हापू गांव पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। मेजर ऋषि के सपोर्ट के लिए वहां पर सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस आ जाती है। मेजर ऋषि यह जानते थे कि अगर आकिब और फरसान को नहीं पकड़ा गया तो भारतीय सेना के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी तरह पत्थरबाजों के बीच से निकलते हुए मेजर ऋषि की टीम गांव में पहुंचती है। मेजर ऋषि अपनी टीम को उस इलाके के हर घर को सर्च करने का ऑर्डर देते हैं, पर मेजर ऋषि को यह नहीं पता था कि आकिब और फरसान किस घर में होंगे। एक घर को छानते हुए मेजर ऋषि की नजर एक 2 मंजिले घर पर पड़ती है जो पूरे अंधेरे में डूबा था और न कोई आवाज सुनाई दे रही थी। मेजर ऋषि को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि इस समय जहां सभी घरों में रोशनी थी वहीं पर इस घर में अंधेरा और खामोशी थी। इस घर में ना ही बाहर से कोई ताला लटका था, जिसका सीधा मतलब था कि घर में कोई छुपा है। मेजर ऋषि अपने टीम मेंबर्स को बुलाते हैं और चारों तरफ से इस घर को घेरने का ऑर्डर देते हैं। मेजर ऋषि लाउड स्पीकर पर घर में छिपे अज्ञात लोगों से कहते हैं, आकिब
हमें पता है घर में तुम ही छिपे हो और तुम्हारे साथ फरसान भी है, तुम्हारा बचना मुश्किल है, इसलिए शांति के साथ दोनों सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें। इसी बीच AK-47 से लगातार गोलियां निकलती हैं जो कि मेजर ऋषि के लाउडस्पीकर की आवाज को भी दबा देती हैं और तब शुरू होता है गोलीबारी का भीषण खेल। घर की दूसरी मंजिल से आकिब और फरसान अपनी पोजीशन बदलते लगातार मेजर ऋषि और उनकी टीम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलीबारी शुरू हुए 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और अब तक मेजर ऋषि समझ चुके थे कि इन दोनों आतंकियों को ऐसे सरेंडर कराना संभव नहीं हो पाएगा, इसके लिए उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद मेजर ऋषि IED लेकर अपने साथी लांसलायक आवेश खान के साथ घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचकर मेजर ऋषि IED प्लांट कर देते हैं और वापस तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं और दौड़ते दौड़ते ही मेजर ऋषि डेटोनेटर को दबा देते हैं और एक बड़े धमाके के साथ घर का अगला हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसी धमाके से निकला एक पत्थर आकर मेजर ऋषि के हेलमेट के नीचे वाले सिर के हिस्से में लगता है और खून की धार फूट पड़ती है। 15 मिनट की खामोशी के बाद घर के अंदर से गोलाबारी फिर से शुरू हो जाती है। मेजर ऋषि अपने अगले टैक्टिक्स के लिए कुछ सोचने लगते हैं। अब तक CO साहब भी वहां आ चुके थे। मेजर ऋषि उन्हें कहते हैं, सर मैं एक और IED लेके अंदर जाना चाहता हूं। मेजर ऋषि के सर से बह रहे खून को देखकर उनके CO नीरज पांडे उन्हें ऐसा करने से मना कर देते हैं। मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर ये मेरा ऑपरेशन है और मैं ही अंदर जाऊंगा। उन्होंने CO को मनाने के बाद मेजर ऋषि IED को लेकर घर की तरफ एक बार फिर से बढ़ना शुरू कर देते हैं। बट इस बार चलते चलते फ्लैशबैक में उनको बहुत कुछ याद आता है और एक तरीके से उनको अपना पूरा जीवन नजर आने लगता है। उन्हें याद आता है कि केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे ऋषि पढ़ाई में काफी अव्वल थे। अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी मिल जाती है, पर उन्हें सरकारी नौकरी में मन नहीं लगता है। इसका कारण था उनके दिल में इंडियन आर्मी के लिए प्यार। इसी वजह से आर्मी एग्जाम क्लियर करने के बाद वो आई में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाते हैं, जहां उन्हें साल 2000 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन कर दिया जाता है। अपनी सर्विस पीरियड में वो भारत में कई जगह पोस्टिंग पा चुके थे और साथ ही साथ UN पीस कीपिंग फोर्स का भी हिस्सा बनकर कांगो में भी सर्व किया। कांगो से वापस लौटने पर मेजर ऋषि की शादी हो जाती है। इसके बाद साल 2015 में उन्हें मिलता है पहला कॉम्बैट ऑपरेशन पोस्टिंग, वो भी मिलिटेंसी के हॉट बेड कहे जाने वाले कश्मीर में। उन्हें 42 RR के साथ कश्मीर के त्राल सेक्टर में पोस्ट कर दिया जाता है और आज 2 साल बाद त्राल में ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ याद आ रहा था। ये सब बात करते करते मेजर अपनी माँ को घर पे फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद वो माँ की आवाज सुनना चाहते हैं, बट फोन पे गोली की आवाज सुन करके उनकी माँ का फोन हाथ से छूट जाता है। माँ की आवाज प्रॉपर ना आने पे मेजर फोन को काट देते हैं और अपने मिशन के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। IED लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं और तेजी के साथ वहां अंदर घुसकर मेजर ऋषि IED प्लांट करते हैं। IED प्लांट करने के बाद लौटते वक्त मेजर के जहन में कुछ ख्याल आता है और वो अचानक रुक जाते हैं। घर की तरफ देखकर वो फिर से प्लांट की गई IED को घर के उस हिस्से में ले जाते हैं जहां से घर को ज्यादा क्षति हो सकती थी। मेजर ऋषि का प्लान IED से होने वाले धमाके से दोनों आतंकियों को मारना था। मेजर ऋषि जैसे ही इन IEDs को फिर से एक बार प्लांट करने के लिए निकलते हैं, वो दुश्मन के पॉइंट ब्लैक रेंज पर आ चुके थे। इससे पहले कि मेजर ऋषि अपने राइफल की ट्रिगर दबाते, आतंकियों की कुछ गोली आकर उन्हें लग चुकी थी। एक गोली सीधे मेजर ऋषि के चेहरे पर लगी, जिससे उनकी दाईं नाक फट गई और उनके गाल की हड्डी और जबड़े बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उनके चेहरे से खून फव्वारे की तरह बह रहा था और सब कुछ धुंधला दिख रहा था, पर गिरते गिरते भी मेजर अपनी बंदूक की कुछ गोलियों से उन दोनों आतंकियों को मार गिराया था। अपने हाथों में मांस के लोथड़े को संभालते मेजर ऋषि कमर के बल क्रॉल करते हुए घर से बाहर निकलते हैं। उनके साथी के द्वारा दोनों आतंकियों को डेड क्लैरिफाई करने के बाद मेजर ऋषि को ऑपरेशन साइट से बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां मौजूद डॉक्टर भी उन्हें इस हालात में देखकर घबरा जाते हैं। डॉक्टर को हिम्मत बढ़ाने के लिए मेजर ऋषि अपना हाथ उठाकर थम्स अप का इशारा करते हैं। पूरी रात चले ऑपरेशन के बाद मेजर ऋषि की कंडीशन को नॉर्मल किया जाता है। इसके बाद उन्हें दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। कई महीनों के ऑपरेशन के बाद मेजर ऋषि एक बिना नाक के खास चेहरे के साथ अपने पैरों पर खड़े होते हैं। मेजर ऋषि के सबसे पहले मिलने वाले कुछ लोगों में से उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी थे, जो उनकी इस बहादुरी और अदम्य साहस प्रदर्शित करने के कारण उनसे मिलना चाहते थे। सबसे प्यार से बोलने वाले और हर किसी के साथ दोस्ती करने की उनकी क्षमता के परिणाम स्वरूप उन्हें उन लोगों को भी अपना दोस्त बना लिया था जो किसी समय आर्मी पर पत्थर बरसाने के लिए कुख्यात थे। बुरहान वानी के खात्मे के बाद जब पूरा कश्मीर जल रहा था, मेजर ऋषि के अंदर त्राल सेक्टर एरिया सबसे शांत था, जिसमें न कोई पत्थर फेंका गया और न कोई दंगा हुआ। उनके उदार दिल और सबसे प्यार की वजह से घाटी के स्थानीय लोग भी उन्हें
खान साहब के नाम से पुकारते थे। उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च नेतृत्व की भावना के लिए IC 72692W मेजर ऋषि नायर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 42 RR को 2017 के 17 दिवस पर सेना पदक से सम्मानित किया गया था। ऐसी बहादुरी और साहस भारतीय सशस्त्र बलों और सेना के प्रत्येक सैनिक के खून में, और इसे सच साबित करने के लिए हर घंटे वो तत्पर रहते हैं। मेजर ऋषि नायर की इस वीरता भरी कहानी से मुझे इंडियन आर्मी की वो मशहूर लाइन याद आती है कि व्हाट इज अ लाइफ टाइम एडवेंचर फॉर यू इज अ डेली रूटीन फॉर अस। I'm an officer in the Indian Army. तो ऐसे ही वीर सपूतों की कहानी जिनकी वजह से आज वाकई में हम सुकून की जिंदगी जी पा रहे हैं। एक ऐसा त्याग, एक ऐसा बलिदान जो अंतर तक हमें हिला के रख देता है। एक ऐसा तेज, एक ऐसा जोश जो वाकई में हमें उन्हें वीर कहने पे मजबूर कह देता है और वाकई में हमारे देश की क्षमता, हमारे देश की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। यही डेडिकेशन है जो मुझे लगता है कि भारत आज विश्व पटल पे अपनी क्षमता को दर्शा पाता है, और कहीं न कहीं भारत के वीर सैनिकों की वजह से ही ये संभव हो पाया है। उनके बलिदान, उनके संघर्ष, उनके त्याग, और कहीं न कहीं इन सबसे सर्वोपरि उनका कमाल का डेडिकेशन देश और देशवासियों के प्रति, जहां वो पूरे परिवार को अपना देश मानते थे। हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वीर सपूतों की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर उस युवा तक पहुंचाएं, हर उस देशवासी तक पहुंचाएं जो ये महसूस करें कि अगर आज इस देश में हम खुली हवा में खुली सांसें लेते हैं तो कहीं न कहीं इन वीर सपूतों की वजह से ही संभव हो पाया है। तो बिल्कुल अगले कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट और तेजी के साथ बताएं कि अगले किस रियल हीरो की कहानी आप सुनना चाहते हैं। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी भी कोशिश यही है कि आपको रियल हीरोज की कहानी बिल्कुल रियल तरीके से सुनाऊं। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।